चलिए तो अब शुरू करते हैं सेल्फ इंडक्शन एंड इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है वो देखते हैं सबसे पहले। अगर एक कॉइल है, उस कॉइल में करंट चेंज करे, क्या चेंज हो? करंट चेंज हो, और उस करंट चेंज की वजह से क्या चेंज होने लगेगा? इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या चेंज होगा? उसके अंदर का मैग्नेटिक फ्लक्स, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स को के चेंज होने की वजह से इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। क्या इंड्यूस हो जाएगा? करंट, मतलब खुद का ही करंट चेंज हो रहा है और खुद में ही ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो ऐसा जब होने लगे तो इस फिनोमिनन को हम लोग सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। द वैरिंग करंट थ्रू अ कॉइल इंड्यूसेस ईएमएफ इन इटसेल्फ। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। इसी फिनोमिनन को हम लोग सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? तो सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के लिए फिर वही इंडक्टेंस का पुराना कहानी, टोटल फ्लक्स विल बी प्रोपोर्शनल टू करंट कॉजिंग द फ्लक्स, और वहां बीच में एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। उसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? सेल्फ इंडक्टेंस। तो L इक्वल्स टू आ गया N फाई अपॉन I। इसको यूज करेंगे हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। तो बताइए कैसा क्वांटिटी होगा? ऑब्वियसली स्केलर हम लोग जान चुके हैं। SI यूनिट क्या होगा इसका? हेनरी। जो नॉर्मल इंडक्टेंस का होता है वही म्यूचुअल इंडक्टेंस का होता है, वही सेल्फ इंडक्टेंस का होता है। अब ये देख लेते हैं कि ये सेल्फ इंडक्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है पहला ज्योमेट्री पे, और दूसरा परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम पे, यानी कि कैसा उसका शेप है, साइज है, उस पर डिपेंड करेगा। और दूसरा उसमें कौन सा मटेरियल भरा हुआ है, उसमें कौन सा मीडियम रखा हुआ है, या ये कहें कि किस मीडियम में उसको रखा हुआ है वो कॉइल को, उस पर डिपेंड करेगा कि उसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा। चलिए अब देखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड हम लोग कैसे निकालते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड का फेवरेट टॉपिक में से है। देखते हैं कैसे निकालते हैं। बहुत ही आसान डेरिवेशन 3-4 स्टेप्स में किया जा सकता है। हम लोगों ने एक सोलेनॉइड ले लिया है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N लिया है, लेंथ L है, लॉन्ग सोलेनॉइड है, लेकिन इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, और अगर कभी रेडियस दिया हुआ रहे तो रेडियस R है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा हम लोग एरिया को पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे डिराइव करेंगे हम लोग एरिया के टर्म्स में डिराइव करेंगे। अगर रेडियस दिया हुआ रहेगा तो उस एरिया की जगह क्या लिख लेंगे? पाई आर स्क्वायर। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली इंडक्टेंस निकालना हो, हम लोग निकालेंगे टोटल फ्लक्स, और टोटल फ्लक्स होगा N फाई, और N मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है सोलेनॉइड का? म्यू नॉट स्मॉल n I। स्मॉल n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है n और लेंथ है L, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n कितना हो जाएगा? कैपिटल N अपॉन L। तो इसलिए देखिए यहां पे हमने म्यू नॉट स्मॉल n की जगह कैपिटल N बाई L लिख लिया इंटू I, तो म्यू नॉट NI। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। इंटू एरिया कर लिया। क्या कर लिया? इंटू एरिया। इससे क्या निकल गया भाई? ये फ्लक्स निकल गया। फ्लक्स इंटू नंबर ऑफ टर्न्स कर देंगे, टोटल फ्लक्स आ गया। अब सेल्फ इंडक्टेंस हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, L इक्वल्स टू N फाई बाई I। तो N फाई बाई I करेंगे, N फाई N तो यहां से निकाल चुके हैं। देखिए अगर आप चाहें तो म्यू नॉट इंटू N स्क्वायर इंटू I इंटू A लिख सकते हैं। म्यू नॉट इंटू N स्क्वायर इंटू I इंटू A अपॉन L, और I से डिवाइड कर दिए। अब देखिए ये I और ये I कैंसिल हो जाएगा, और जैसे ही कैंसिल होगा आपको मिल जाएगा म्यू नॉट N स्क्वायर A बाई L। अगर आपका मन हो कि नहीं हम लोगों को लिखना है स्मॉल n के टर्म्स में, स्मॉल n के टर्म्स में, तो आप हमेशा कैपिटल N को स्मॉल n इंटू L लिख सकते हैं। तो कैपिटल N की जगह पे स्मॉल n इंटू L लिखेंगे, स्मॉल n स्क्वायर इंटू L स्क्वायर आएगा। एक L कट जाएगा, और फाइनली आपका जो ये कैपिटल L क्या है? ये लेंथ नहीं है, ये सेल्फ इंडक्टेंस है। तो सेल्फ इंडक्टेंस L इक्वल्स टू म्यू नॉट N स्क्वायर स्मॉल l इंटू एरिया। तो ये आ गया। अगर रेडियस दिया हो तो पाई आर स्क्वायर लिख लेंगे। तो ये हमारा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड हो गया। अब जैसा हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्टेंस पे देखा, उसी तरह से ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेल्फ इंडक्टेंस भी हो सकता है। हम लोग को मालूम है ईएमएफ इंड्यूस्ड जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है,
और माइनस लगता है किस लॉ की वजह से, याद करो जल्दी से बताओ, लेंज लॉ की वजह से। तो ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस डी एन फाई अपॉन डी टी। अब एन फाई तो देख लिया हमने, एल आई होगा, तो एन फाई की जगह क्या रख लेंगे, एल आई रख देंगे। तो एल कांस्टेंट है, एल क्या है, कांस्टेंट है, टाइम के साथ एल बदलने वाला नहीं है, तो एल बाहर आ जाएगा। तो ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ये हो गया ईएमएफ इंड्यूस्ड इन केस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो चलिए आप देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलेनॉइड। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत फेवरेट है सीबीएसई का और स्कूल एग्जाम्स का, और साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी इससे एसोसिएटेड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी के अंदर हम लोग ये भी देखेंगे कि मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी क्या होता है वो भी समझेंगे, और साथ ही साथ एनर्जी स्टोर्ड इन सॉलिनॉइड का डेरिवेशन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लोग बैक ईएमएफ भी कहते हैं। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का दूसरा नाम क्या हो गया, बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये करंट के बढ़ने को या घटने को, दोनों को अपोज करता है। अगर आपके सर्किट में करंट बढ़ेगा और उसके अंदर एक सोलेनॉइड है, यानी एक इंडक्टर है, सोलेनॉइड को हम लोग इंडक्टर भी कहते हैं, सोलेनॉइड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टर। तो उस इंडक्टर की वजह से उस सर्किट में करंट का बढ़ना और घटना दोनों ही अफेक्टेड होता है, दोनों ही अफेक्टेड होता है। करंट बढ़ेगा तो उसको भी अपोज करेगा, करंट घटेगा उसको भी अपोज करेगा, इसीलिए इसको हम लोग बैक ईएमएफ कहते हैं। तो इसीलिए अगर हम लोगों को करंट बढ़ाना हो किसी सर्किट में क्या करना हो, करंट अगर बढ़ाना हो तो हम लोगों को वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट दिस बैक ईएमएफ। वी विल हैव टू डू वर्क अगेंस्ट दिस बैक ईएमएफ। मतलब हम लोग जाके थोड़ी घुस के अंदर करेंगे, वहां पे करंट जो होगा वो करंट उस बैक ईएमएफ के अगेंस्ट क्या करेगा, वर्क करेगा, ताकि वो अपने आप को बढ़ा सके। मतलब आसानी से करंट बढ़ने वाला नहीं है, ऐसा नहीं कि स्विच ऑन किया और करंट तुरंत अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया। उसको मेहनत करना होगा, धीरे धीरे बढ़ा के अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचना होगा। इसी का यहां पे मतलब है कि इट हैज टू डू वर्क। इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शिया। ये जो बैक ईएमएफ है ना, वो बिल्कुल इनर्शिया का काम करता है, बिल्कुल मास का काम करता है। जैसे एक बहुत मैसिव ऑब्जेक्ट हो, उसको आप धक्का लगाओ, क्या वो मूव करेगा, नहीं करता है। क्यों, उसका मास बहुत ज्यादा है। कम मैसिव ऑब्जेक्ट है, उसको धक्का लगाओ, आसानी से मूव करता है। तो वहां पे हम लोग कहते हैं जिसका बहुत मास है उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है, और जिसका बहुत कम मास है उसका इनर्शिया बहुत कम है। उसी तरह से यहां पे भी जो इंडक्टर है उसमें जो बैक ईएमएफ आता है वो एक इनर्शिया का काम करता है। अगर बैक ईएमएफ ज्यादा हो रहा हो तो करंट के बढ़ने को बहुत तेजी से रोकेगा और करंट को बढ़ने नहीं देगा, ठीक। लेकिन अगर बहुत कम उसका इनर्शिया हो, बहुत ही कम उसका बैक ईएमएफ हो, तो वो करंट को आसानी से बढ़ने देगा। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शिया किसको कहते हैं, बैक ईएमएफ को। और ये किसकी वजह से आता है, सेल्फ इंडक्शन की वजह से। तो चलिए हम लोग निकालते हैं कि इस करंट को कितना वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट बैक ईएमएफ। तो ये हमारा बैक ईएमएफ है। आपको याद होगा हमने पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, रेट ऑफ वर्क डन पोटेंशियल इनटू करंट, यानी पावर होता है। रेट ऑफ वर्क डन क्या होता है, पावर। और पावर याद होगा V इंटू आई, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैक ईएमएफ है, उसी के अगेंस्ट वर्क डन हो रहा है। तो रेट ऑफ वर्क डन को हम लोग E इंटू आई लिख सकते हैं, किसी समय में करंट आई। अब अगर आइडियल इंडक्टर हो तो यही टोटल पावर होगा। आइडियल इंडक्टर क्यों कह रहे हैं, आइडियल इंडक्टर हम कह रहे हैं ऐसे इंडक्टर को जिसमें रेजिस्टेंस नहीं हो, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस हो। मतलब वहां रेजिस्टेंस की वजह से कोई पावर डेवलप नहीं हो रहा हो, जो भी पावर डेवलप हो रहा है वो केवल और केवल उस इंडक्टर की वजह से हो। अगर आइडियल इंडक्टर हो तो हम लोग इस E की जगह पे केवल इंडक्टर का जो बैक ईएमएफ है उसको रख सकते हैं। नहीं तो रेजिस्टेंस वो भी प्रोवाइड कर रहा होगा ना, रेजिस्टर अगर होगा तो वो भी तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, तो यहां पे उसका भी तो रेजिस्टेंस का I इंटू आर आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम लोग आइडियल इंडक्टर मान रहे हैं। तो आइडियल इंडक्टर एल डी आई बाई डी टी इंटू आई हो गया डी डब्ल्यू बाई डी टी। अगर आप ध्यान से देखें तो डी डब्ल्यू को यहां से हम लोग एल इंटू आई इंटू डी आई लिख सकते हैं,
और जब यहां से हम लोग ये लिख पाएंगे dw इक्वल्स टू एल इंटू आई इंटू डी आई, अब हम लोग दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। और जैसे इंटीग्रेट करेंगे dw का इंटीग्रेशन होगा w। इंटीग्रेट करने के बाद यहां से क्या मिलेगा, देखिए L कांस्टेंट है, बाहर आ गया और बच गया अंदर आई डी आई का इंटीग्रेशन करेंगे 0 से i तक, तो आई स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, है ना। x dx का इंटीग्रेशन हमको मालूम है, x dx का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2, उसी तरह से आई डी आई का इंटीग्रेशन आई स्क्वायर बाई 2। तो ये हो गया टोटल वर्क डन। अब चाहें तो हम लोग इस वर्क डन को कंपेयर कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के इस एक्सप्रेशन से, हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें m जो है उसकी जगह यहां L है। हमने अभी अभी बात करा कि ये जो इंडक्टेंस होता है, ये जो इंडक्टेंस होता है वो इनर्शिया की तरह काम करता है। आप देखिए यहाँ पे जो बैक ईएमएफ है उसकी जगह इंडक्टेंस आया है, वो इंडक्टेंस यहाँ पे मास की तरह काम कर रहा है और वेलोसिटी की तरह काम कर रहा है आई। ऐसा बहुत सारा एक्सप्रेशन होता है हम लोग का एनर्जी का, जैसे हाफ सी वी स्क्वायर, जिसमें सब में आप देखिए तो हाफ इंटू एक लीनियर टर्म और एक स्क्वायर का टर्म आता है एनर्जी वाले में। अब हम लोग जानते हैं कि जितना वर्क डन किया जाता है किसी एक रेजिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट, वो अगर कंजर्वेटिव है तो स्टोर हो जाता है किसके फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में। तो इतना जो वर्क डन किया गया है वो एनर्जी के फॉर्म में उस सोलेनॉइड के अंदर, उस इंडक्टर के अंदर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। एंड हेंस वी राइट टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इज हाफ एल आई स्क्वायर। अब हम लोगों ने अभी अभी डिराइव किया एल का वैल्यू, एल यानी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर स्मॉल एल इंटू एरिया। स्मॉल एन के टर्म्स में यही हमने डिराइव किया था। अब हम लोग इसको यहां पे एल की जगह पे पुट कर देते हैं, तो हाफ एल और आई स्क्वायर, ये हो गया टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सोलेनॉइड और इंडक्टर। अब हम लोग इसको थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, देखिए म्यू नॉट है, एन स्क्वायर है, आई स्क्वायर है, तो एक म्यू नॉट ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक म्यू नॉट डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम लोग ऐसा मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या कमाल होगा, समझिए। यहां पे म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर आ जाएगा, जो कि आप याद करिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड होता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड इनटू ये वी हमने लिखा है एल इंटू ए को। एल क्या है, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, और एरिया क्या है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो लेंथ इंटू एरिया क्या उस सोलेनॉइड का वॉल्यूम देगा, तो यहां पे हमने वॉल्यूम लिख लिया है, वी मतलब वहां पे वॉल्यूम है। अब जब ऐसा लिख पाए, उस v को अगर अगले स्टेप में इधर ले आएंगे या v से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, सोचिए, स्मॉल u आ जाएगा। ये स्मॉल u ही मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है। ये क्या है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। मतलब मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। और वो देखिए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट, इसमें आ गया। ये हालांकि हमने डिराइव किया एक सोलेनॉइड के लिए, लेकिन कहीं भी अगर बी मैग्नेटिक फील्ड हो तो उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम होता है वो हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट ही होता है। इससे आपको कुछ कुछ चीज याद आएगा जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी एनर्जी डेंसिटी होता है। एनर्जी डेंसिटी यानी वहां भी होता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम का अगर आप एक्सप्रेशन देखिए, एकदम सिमिलर एक्सप्रेशन आता है, हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर आता है। अब देखिए वहां पे और यहां पे क्या अंतर है, बस दो चेंजेस हैं। हाफ की जगह तो हाफ है, एप्सिलॉन नॉट की जगह 1 बाई म्यू नॉट है और ई की जगह बी है। बस अगर ये चेंजेस कर दिया जाए तो एकदम दोनों का सेम एक्सप्रेशन है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड आ गया है और एप्सिलॉन नॉट की जगह 1 बाई म्यू नॉट आ गया है। ऐसा करने से हमको सेम एक्सप्रेशन ऑफ क्या मिल जाता है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम।